ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या अप्रैल में भारी तबाही मचने वाली है, इस पर करने वाले हैं हम सबसे बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, अप्रैल एक ऐसा महीना जो इस बार सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि खतरे की चेतावनी बनकर भी सामने आया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर युद्ध के मैदान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म कर दी गई है और उसका मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है और परमाणु बनने की उसकी जो उम्मीद है वो भी कुचल दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक बड़े युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब किसी देश को कमजोर बताया गया तब तब उसने सबसे खतरनाक पलटवार किया है। और इसी बीच अब चर्चा सिर्फ हथियारों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी की भी होने लगी है, क्योंकि ज्योतिष आचार्य दावा ये कर रहे हैं कि अप्रैल का जो महीना है वो दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, वहां अब इस जंग का जो केंद्र है वो जगह बनती हुई नजर आ रही है। अगर यहां कुछ बड़ा हुआ तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल आर्थिक संकट भी तय है। तो क्या ट्रंप का जीत का ऐलान असली जीत है या एक खतरनाक भ्रम? क्या अप्रैल बनेगा महाविनाश का महीना? और क्या ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे हैं और जमीनी हकीकत ही दिशा में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस और हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष आचार्य, जो बताएंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया का भविष्य आखिर क्या कहलाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 5 बड़ी बातें क्या कही गई है। तो आइए वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो के बयान हैं वो देखिए काफी अहम हो जाते हैं। ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्र को जो संबोधन कर रहे थे इसके बाद उसमें उन्होंने कहा। और इसके साथ ही ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि IRGC को हमने पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। वहीं आगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरीके से सफल रहा, यह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और ईरान की ताकत पर भी यहां पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया गया है और यह कहते हुए नजर आए कि जो अमेरिकी सेना है वो सबसे ताकतवर सेना है और ऐसे में जो ऑपरेशन जिस मकसद के साथ हमने शुरू किया था वो मकसद में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि यह माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आज राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने की बात कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यहां पर ये कहते हुए नजर आए कि ये जो युद्ध है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। ईरान की पलटवार का भी यहां पर देखिए खतरा है। 10 बड़े मायने क्या है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के, वो हम आपको बता देते हैं। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। तीसरे विश्व युद्ध की बहस जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही ईरान की ताकत पर बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठने लगा है। युद्ध खत्म नहीं, क्या ये नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है? हमारे साथ ज्योतिषी अपर्णा जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि आखिर जो भविष्यवाणी है खास करके मिडिल ईस्ट को लेकर, भारत को लेकर, आखिर जो ग्रह हैं वो किस तरीके से आगे योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका अपर्णा जी। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इस वक्त हालात हैं, क्योंकि 34वां दिन हो चुका है इस जंग का, इस 34 दिन में आकर आगे किस तरीके से भविष्यवाणी है अब हो सकती है अब भारत को लेकर, मिडिल ईस्ट में जो हलचल देखने को मिल रही है, क्या आने वाले दिनों में ये जो जंग है और भी ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है क्या? जी, सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय सिया राम। आप सभी को आज हम ये कामना करते हैं बालाजी भगवान जी से कि ये जो विश्व है ये आतंकवाद मुक्त हो और हमारे विश्व में फिर से शांति स्थापित हो सके और ये घटनाएं घटित हो रही है जल्दी से समाप्त हो। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को आज हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी। पुनीता जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगी, पहले मैंने आपके ही मंच से बोला था, अभी 2-4 दिन पहले मैंने बोला है कि
फिलीपींस में भूकंप आ सकता है। तो फिलीपींस में भूकंप आया है, आप देखेंगे मेरे पीछे जाके वीडियो पीछे। और आप अभी मैंने ये भी बोला है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इस टाइम पर वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी ग्रह गोचर की स्थितियां बनी हुई है, वहां पर भी भूकंप आ सकता है, आगजनी हो सकती है, प्लेन क्रैश जैसी जो मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है संभावनाएं, कुछ ऐसा हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। और ये जो मंगल का गोचर है, आज जो है मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल। तो आज देखिए, आज हनुमान जयंती के दिन मंगल जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि युद्ध के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। तो हम सभी को आज बालाजी महाराज की शरण में चले जाना चाहिए, उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो विश्व है ये आतंकवाद मुक्त हो जाए और इसमें फिर से शांति स्थापित हो और ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो। तो आप सभी भी कामना करिए और मैं भी आज ये बालाजी महाराज से कामना करूंगी। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगी, मैंने ये एक चार्ट बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जी। ये एक डायरेक्शनल चार्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो अग्नि तत्व राशि ऊपर जो है, ऊपर नॉर्थ है, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है, और नॉर्थ में जो है नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है इस साइड। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने समझाया है, इसके आपको समझाना चाहूंगी। अग्नि तत्व राशि में इस टाइम पर शुक्र और केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं, और वायु तत्व राशि में जो है गुरु, राहु और बुध गोचर कर रहे हैं, आप इसमें देखेंगी। और जल तत्व जो राशि है उसमें अभी शनि, सूर्य और आज मंगल भी आ जाएंगे, और मंगल जो है इसमें ये गोचर करेंगे, मंगल भी। आप देखिए, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आज मंगल राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात आप देखेंगी कि ये जो पृथ्वी तत्व राशि है, इसमें कोई भी ग्रह जो है वो गोचर नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जो अग्नि तत्व राशि है, जल तत्व राशि है और वायु तत्व राशि है, उसी में ही सारे ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो यदा कदा ये मान लीजिए आज चंद्रमा, आप कह सकती हैं कि आज यहाँ पर गोचर करेंगे, पृथ्वी तत्व में है आज, आप देखेंगी अगर बनाकर आज की कुंडली तो। लेकिन चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो माने जाते हैं, जिनको की बड़ी घटनाएं जो हैं, जो बड़ी घटनाएं घटित होती है, जो हमारा गोचर डिसाइड होता है, वो डिसाइड करने में चंद्रमा का रोल होता है, लेकिन आंशिक होता है। और हमारा जो शनि और हमारे बड़े ग्रह हैं, जो बृहस्पति, जो सब स्लो नहीं चलते हैं, बहुत फास्ट, वो बहुत स्लो चलते हैं, फास्ट नहीं चलते हैं, उनका ज्यादा रोल होता है घटनाएं जो घटित होती है और जो गोचर होता है उसको डिसाइड करने में। तो ये डायरेक्शनल चार्ट जो है ये बता रहा है कि ये जो ग्रह स्थितियां हैं, अगर ये पृथ्वी पर नहीं घटित होगी, ये युद्ध जो है वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। चंद्रमा के यदा कदा यहाँ पर आने से जो है, आज आप मान सकती हैं, आज हल पर जो है, पृथ्वी पर जो है थोड़ा आंशिक घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये डायरेक्शनल चार्ट जो है ये बता रहा है कि सारे ग्रह जो है जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व में ही गोचर कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व में कोई ग्रह नहीं होने की वजह से ये युद्ध जो है पृथ्वी तक नहीं आएगा, थल पर नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा जब 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 इस में आएंगे पृथ्वी तत्व राशि में, आज जैसे कि चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी तत्व में आने की वजह से आज थल पर जो है युद्ध लड़ा जा सकता है, आंशिक आपको युद्ध दिखाई दे सकता है। वर्तमान समय की ग्रह स्थितियां स्पष्ट कर रही हैं कि युद्ध का थल से सेना जो थल पर है वो उपयोग ना के बराबर किया जाएगा, ग्राउंड पर नहीं उतरेगा ये युद्ध। जब शुक्र पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में आएंगे, तब थल जो है उस पर युद्ध का प्रयोग होगा और छुटपुट यानी कि छोटी मोटी घटनाओं में देखा जा सकता है। शुक्र एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि, जो कि मानी जाती है पृथ्वी तत्व राशि, उसमें जो है वो आ जाएंगे। और ये जो है ये रहेंगे, मैं आपको डेट बता देती हूँ, ये रहेंगे मई तक यहाँ रहेंगे ये। और इस पीरियड में जो है आप जब भी चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत युद्ध जो है वो पृथ्वी पर मतलब थल पर लड़ा जाएगा। लेकिन अपर्णा एक जी अच्छी देखिए, बात बहुत ये है सारे कि काफी लंबे समय तक पृथ्वी तत्व की जो दो अन्य राशियां हैं, कन्या और मकर राशि, वो इन राशियों में जो है किसी ग्रह का गोचर
करने की अभी संभावना नहीं दिखाई दे रही है पृथ्वी तत्व ठीक है। राशि में। सिर्फ आप ये कह सकती हैं कि चंद्रमा ही आएंगे, जब 2.25 दिन के लिए हाँ। चंद्रमा आते हैं एक राशि में और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो शुक्र 14 में जो है राशि अभी परिवर्तन करेंगे और इस राशि परिवर्तन मैं तारीख बता रही हूँ, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 14 मई को प्रवेश कर रहे हैं शुक्र मिथुन राशि में। और इस टाइम पर जो है वायु तत्व राशि में वो आ जाएंगे। फिर से युद्ध जो है आकाश में लड़ा जाएगा और जल में लड़ा जाएगा। तो तो आप ये बता 19 रही अप्रैल हैं, से आपकी जो 14। भविष्यवाणी ये कहती जी है अपर्णा जी कि ये जो जंग है वो लंबी खिंच सकती है, लेकिन अपर्णा जी जी लंबी क्योंकि खिंच सकती है, लेकिन थल पे ना के बराबर लड़ी जाएगी, जैसा कि डायरेक्शनल अच्छा, चार्ट बता रहा है। आप ठीक है। देखेंगे, मैंने आपको बोला लेकिन है ये इसमें एक बहुत चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, अलग, इसके बाद आप मतलब कंटिन्यू हाँ, कीजिएगा। आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी तत्व में कोई अपर्णा जी ग्रह की नहीं आवाज है। मिल रही है जी आपको मेरी? हाँ, अपर्णा जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर आप उसको आगे समझाइएगा। ये जो बहुत सारे ज्योतिष हैं अब ये कहते हुए नजर आए हैं कि अप्रैल का जो महीना है बहुत भारी है, क्योंकि बहुत तबाही अब इस महीने में हो सकती है। तो आखिर क्या योग बन रहे हैं जो भारी तबाही को लेकर यहाँ पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? जी, यही योग बन रहे हैं कि आप देखेंगे आज मंगल ने राशि परिवर्तन करके और वो सूर्य के साथ आ जाएंगे मंगल, और इस टाइम पे शनि के साथ आज मंगल आ जाएंगे। जी। आज रात को जैसा कि मैंने देखा है कि मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये योग जो है ये विस्फोटक माना जाता है जब शनि मंगल और सूर्य एक साथ होंगे। और आप ये भी देखेंगे कि अभी जो है सूर्य जो है राजा जो है वो गंडांत में चल रहे हैं। 31 तारीख को वो गंडांत में चले गए। ऊपर से गुरु जो है वो अतिचारी है। जब महाभारत हुई थी तब भी गुरु अतिचारी थे। और आप ये देखेंगे कि 1999 यानी कि 1999 में गुरु अतिचारी हुए थे, लेकिन गुरु थोड़े समय के लिए अतिचारी हुए थे। उस टाइम पर कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, और वो युद्ध क्योंकि थोड़े टाइम के लिए गुरु अतिचारी हुए थे तब युद्ध हुआ था। अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं, लेकिन अब लंबे समय तक अतिचारी रहने वाले हैं। 2032-33 तक गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। तो जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब तब आप देखेंगे ये युद्ध हुआ है, और ऐसी स्थितियां बनती हैं हमेशा युद्ध वाली। लेकिन आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट दिन है, जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी हनुमान जयंती के दिन। ये सिर्फ हिंदुस्तान में के लोग ही जानते हैं, बाहर तो ये सब नहीं मानते हैं हनुमान जयंती और सब। तो जी। हम लोग जो है हम ये जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़े युद्ध के कारक ग्रह हैं। और हाँ। हमको चाहिए कि आज हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों को पता है हिंदुओं को, तो हमें वो करना चाहिए। और मिडल ईस्ट के लोगों को तो खासकर करना चाहिए, क्योंकि मिडल ईस्ट की मैंने ये भविष्यवाणी, तो ये तो चल ही रहा है युद्ध, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी घटनाएं जो है हमें देखने को मिल सकती है। एस्ट्रोमीटरोलॉजी के हिसाब से, मुंडेन ज्योतिष के हिसाब से मैं ये गणना कर रही हूँ कि हमें दिख रहा है। तो हमें आज जो है हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए कि ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो, क्योंकि ये लंबा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रह स्थितियों जैसी बन रही है। आप देखेंगे अभी मैं 1 मिनट आपको डेट बता देती हूँ। 28 और 29 अप्रैल को चंद्रमा कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस टाइम पर थल पर जो है वो युद्ध थोड़ा बहुत लड़ा जाएगा। और 8 और 9 मई को चंद्रमा मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। इस टाइम पर थल पर आपको छुटपुट घटनाएं देखने को मिलेंगी। आंशिक युद्ध जो है वो थल पर लड़ा जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो युद्ध है ये लंबा चलने वाला है, और इसमें थल पर लड़ने की संभावनाएं जो है वो कम बनती दिखाई दे रही है। कोई ग्रह, मैंने आपको बोला अभी दिखाया डायरेक्शनल चार्ट से, कि कोई ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व राशि में अभी ठीक गोचर है। नहीं कर रहा है। और मंगल भी जो है आज जल तत्व में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही एक रास्ता है कि आज हम लोग हनुमान जी की शरण में चले जाएं और सभी लोग उनसे प्रार्थना करें। मंदिर जाकर ये उनको जो है हम चोला अर्पित करें और उनको नारियल अर्पित करें। सबसे बड़ी बात है हम उन्हें चने का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, और ये बालाजी महाराज से मांगे कि ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो, ट्रंप को सद्बुद्धि दे भगवान, और ये वो युद्ध समाप्त करने की घोषणा करें अपनी तरफ बिल्कुल। से। और तो हम सब पूरा यही देश यही जी कामना कर रहा है, क्योंकि देखिए हर किसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि देखिए भारत जी पर अभी असर जो है धीरे धीरे होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। भारत के लिहाज से भी मैं आपसे भविष्यवाणी समझूंगी, लेकिन उससे पहले अपर्णा जी, क्योंकि देखिए अगर हम इस जंग की बात करते हैं तो तीनों देश, खास करके इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों ही देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी झुक नहीं रहा है और हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में से जंग में
किसका योग सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए ईरान कमजोर आंका जा रहा था लेकिन मजबूती के साथ पलटवार कर रहा है। अमेरिका जी, बिल को शक्तिशाली देश, देखिए सभी जानते हैं कि कितना शक्तिशाली देश है। इजराइल किस तरीके से इस युद्ध में डटा हुआ है। लेकिन अगर अब तक की यानी कि पूरे एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो इस स्थिति को देखते हुए क्या भविष्यवाणी आगे वाले दिनों के लिए है कि कौन इस जंग में लंबे समय तक टिका रह सकता है? देखिए, ईरान ही टिका रहेगा। ईरान ने पहले से ही तैयारी कर रखी है युद्ध की। ईरान को पहले पता था कि युद्ध होगा। ईरान पूरा सक्षम है। इस टाइम पर ईरान अपनी फुल फॉर्म में है। तो मुझे जो लगता है कि ईरान जो है अभी पीछे नहीं हटने वाला है और अगस्त सितंबर में भी ये युद्ध जो है वो चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। आप देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है। 3 साल लगभग हो गए हैं। तो युद्ध ऐसे खत्म नहीं होते हैं। हमारे मनों में वो रह जाता है वो चीज कि हाँ हमें युद्ध करना है। अब ट्रम्प जो है जब तक वो नहीं हटते हैं वो भी अपनी लगाते रहेंगे पीछे से जोर की खुराफात करते रहेंगे। लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि वो हट जाएं क्योंकि उनके 12वें गुरु आने वाले हैं जून में। तो उनको और मुंह की खानी पड़ेगी और उनको जो है उनको उनके डाउन हो जाएंगे वो। तो इसीलिए ट्रम्प को चाहिए कि वो हट जाए क्योंकि ईरान अभी नहीं मानने वाला है। ईरान अभी और लंबा इस युद्ध को लड़ने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है जो मुझे दिखाई दे रहा है ग्रह स्थितियों से। और ईरान का पलड़ा भारी भी है। इतनी छोटी कंट्री होके जो इतने बड़े सुपर पावर से लड़ रही है। वो सोचिए किसी बल पर तो लड़ रही होगी या फिर उसके पास कुछ ऐसा होगा उसने सोचा होगा। उसको ये डर नहीं है कि हम सब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा क्योंकि वो पूरी तैयारी से युद्ध में उतरा है और पूरी सोच कर उसने ये जो कदम है उठाया है युद्ध का। ऐसे ही नहीं वो लड़ना शुरू कर दिया है। तो ईरान जो है वो लंबा इस युद्ध को खींचेगा और पीछे नहीं हटेगा अभी जो मुझे दिखाई देता है। और ट्रम्प को ही पीछे हटना चाहिए। ठीक है। और ऐसे में देखिए ईरान पीछे हटेगा नहीं। आपने जो संकेत दे दिए हैं कि ये जो जंग है वो लंबी चलने वाली है, ऐसे में इसका असर भारत पर कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है? भारत की भविष्यवाणी क्या बता रही है इस जंग को लेकर? भारत की भविष्यवाणी तो यही है कि भारत जो है इन सब चीजों से सीख रहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर हमें पेट्रोल डीजल ना मिले तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। भारत को एक ये सोचना चाहिए ये कि हम उपलों पे रोटी बनाए या जैसे भी भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए ये सिखा रहा है युद्ध की बनना है भारत को। लेकिन भारत जो है इस युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेगा। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो अभी क्योंकि शांति प्रिय देश है हमारा। तो भारत लेकिन हाँ ये देखिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं और विश्व गुरु जो होता है गुरु की बात सबको ही मानते हैं चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। तो लेकिन अगर हमारे मोदी जी अगर हमारा जो देश है बीच में आके इनको समझाते हैं तो हो सकता है बड़ी शक्तियों के बड़े देशों के दबाव से कि ये युद्ध रोका जा सके क्योंकि गुरु की बात सबको माननी पड़ती है और भारत विश्व गुरु है। तो गुरु की बात ये लोग मानेंगे। आने वाले टाइम में इस बात को समझेंगे कि शांति ही एक रास्ता है या सामने बैठकर बात करना ही मोदी जी वाली बात कि एक रास्ता है। हल जो है समाधान किसी भी समस्या का बैठकर निकाला जा सकता है। इस तरह से लड़कर कोई भी समाधान नहीं निकलता है। रशिया का कौन सा समाधान निकल गया, यूक्रेन का कौन सा समाधान निकल गया, वो तो चल ही रहा है युद्ध। तो ये भी अभी चलेगा क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु जब भारत विश्व गुरु है तो भारत समझा सकता है बिल्कुल इन लोगों को। और सद्बुद्धि जो है इन्हें भगवान दे ही सकते हैं अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो इसीलिए भारत को समझाना चाहिए। लेकिन भारत अभी नहीं समझाएगा और प्रत्यक्ष सामने नहीं आएगा। यानी कि भारत अगर आगे आकर देशों के साथ बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं देखिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, ये आप भविष्यवाणी में बता रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर ये भी है पर्णा जी कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन जैसे हालात बन जाए, तेल संकट को लेकर जो स्थिति देखने को मिल रही है, गैस को लेकर जो अलग अलग तरीके से खबरें सामने आ रही है, तो लोगों के मन में भी बहुत तरह की आशंकाएं हैं, डर है कि क्या वाकई में भारत में लॉकडाउन लग जाएगा, क्या वाकई में तेल और गैस के संकट बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे भारत में। भारत इस दृष्टि से भारत को लेकर क्या है योग, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? पुनीता जी देखिए भारत को लेकर मुझे ये दिखाई देता है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। एक मतलब भयानक वाला लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसे कोरोना में लगा था। मैंने पहले भी बोला था एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। हमारे पेट्रोल और डीजल ये गैस ये सब जो है हमारी भारत सरकार अपने स्टॉक में रखेगी और जनता के लिए ये सब इतनी छूट नहीं होगी खुली। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा और हो सकता है वर्क फ्रॉम होम
जो है वो उसका दोबारा से कॉन्सेप्ट आ जाए, और ये भी है कि स्कूल बंद हो जाए और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जाने आने में पेट्रोल लगता है। हर हर बच्चा आजकल देखेंगे तो कार में जा रहा है या कैब में जा रहा है, स्कूल बसें ये सब बंद हो जाए। ये सब हो सकता है जो हमारी गवर्नमेंट है वो एनर्जी सेव करने पर ज्यादा ध्यान देगी, तो बहुत बड़ा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, हमें सब कुछ मिलेगा मार्केट में, पैनिक नहीं होना है, कुछ हमें अपने घर में स्टोर नहीं करके रखना है, खाने की चीजें मिलेंगी। मान लीजिए अभी 10 ट्रक आते हैं सब्जी के, तो तब 2 ट्रक आएंगे, बस इतना ही होगा, और महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि 2 ट्रक आ रहे हैं, कहाँ 10 आते थे, तो इससे महंगाई पे असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल लॉकडाउन लगेगा, लेकिन एनर्जी लॉकडाउन लगेगा, सीमित लॉकडाउन लगेगा, कोई भयानक वाला लॉकडाउन नहीं लगेगा। शादी पार्टी लंगर और ये जब जो ये सब होते हैं भंडारे, इन पर रोक लग जाएगी। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मेरी बहन की शादी है, ठीक है, उन्होंने जी। बोला बहन की शादी है, लेकिन अब मुझे ये डर लग रहा है कि मैं अपने ऑफिस वाले लोगों को बुलाऊं तो कभी सारे ही ना आ जाए, क्योंकि मेरी मदर ने मना किया है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, खाना कैसे बनेगा। तो लोगों को खुद सोचना चाहिए जो बुला रहा है कि उसको वैसे ही वो जो भी शगुन है वो भेज दें या दे दें, या जो भी वो चाहते जाए कम से कम, क्योंकि वो तो मना नहीं कर सकता, उसको काट देना मजबूरी है। अपने बड़े जो भी उनके बॉस वगैरह है उनको चाहिए कि वो ही ना जाए, क्योंकि उसको सीमित लोग बुलाने हैं, और वो भी बहुत सोच रहे हैं कि हम कैसे संख्या सीमित करें। उसके घर वालों ने भी कह दिया है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कम से कम लोग बुलाए। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी, शादी वगैरह पर बैन मतलब कम से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, या हम जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, हम एक कमरे में बंद हो गए थे, इस तरह जी। का लॉकडाउन नहीं होगा। ये हमें घूमने फिरने की सब कुछ आजादी होगी, हम सब जगह जा पाएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, निजी वाहनों पर बैन लग ठीक है। सकता है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर समझदारी भी दिखानी होगी, संयम भी रखना होगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर स्थिति, हालांकि भविष्यवाणी बता रही कि थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा हालात खराब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से, और बताने के लिए कि इस वक्त ग्रह किस तरीके से खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों